गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है केपलर्स लॉ। देखिए केपलर्स साहब ने प्लैनेटरी मोशंस पर अपना एक लॉ दिया था कि कोई भी प्लैनेट्स सूर्य के जो चक्कर लगा रहे हैं वो कब उसका पाथ क्या है, उसकी कितना एरिया स्वीप्स कर रहे हैं और उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने 3 लॉ दिया था, जिसको फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से। ईच प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द इलिप्स। मतलब कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं इस इलिप्टिकल पाथ के रूप में, मतलब एक अंडाकार के रूप में चक्कर लगा रहे हैं, गोला नहीं लगा रहे हैं, सर्कल नहीं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि अर्थ को एक सर्कुलर पाथ के रूप में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने फाइंड आउट किया, वो फाइंड आउट किए कि ये जो पाथ है ये इलिप्टिकल पाथ है, ये एक अंडाकार पाथ में घूम रहा है, जिसका 2 पॉइंट है, 2 फोकस है, एक आपका सन हो गया और एक ये फोकस हो गया। इसके शेप को समझने के लिए 2 पॉइंट बनाया, इसका कोई खास माप नहीं है, लेकिन शेप को बनाने के लिए इसको पॉइंट रखा गया, जिसमें से एक है आपका सन। किसी प्लेनेट इसी सन का चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहे हैं? प्लेनेट एक इलिप्टिकल पाथ में, मतलब अंडाकार लगा रहे हैं, जिसमें से प्लेनेट अगर इस सन से दूरी में है, सन से दूर है, तो उस पॉइंट को कहते हैं एपिहीलियन पॉइंट। एपिहीलियन पॉइंट मतलब कि यहाँ पे जो प्लेनेट की जो गति होगी वो क्या होगी? धीरे होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे प्लेनेट्स पास आ जाएगा ये आपका प्लेनेट, तो इसकी जो घूर्णन काल है यहाँ पे जिसकी गति होगी वो तेज हो जाती है। इसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग पेरिलियन पॉइंट, मतलब यहाँ नजदीक, ये जब नजदीक आएगी तो इसकी गति तेज हो जाएगी, दूर रहेगी तो गति आपका क्या लगेगा? कम होगा। क्यों ऐसा हो जाता है? कारण क्या है? कारण यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हो जाता है कम, जिसके कारण इसकी गति हो जाती है कम। और अगर जैसे ही नजदीक आती है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो हो जाता है कम, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे बहुत स्पीड से ये स्वीप कर जाता है जब इसके सब नजदीक में, सन के नजदीक में कोई भी प्लेनेट आता है। तो ये इसका फर्स्ट था कि वे एक अंडाकार के रूप में आपके सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। दूसरा लॉ कहता है द लाइन जॉइनिंग ए प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स एट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि अगर ये प्लेनेट है, सपोज यहाँ पे एक प्लेनेट पॉइंट ए पे है, अगर इसको समय लग गया टी मतलब मान लीजिए 1 सेकेंड में ये प्लेनेट बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, ये प्लेनेट आपका बी पॉइंट पर आ गया। तो जैसे ए से बी पॉइंट पे आया तो यहाँ पे उन्होंने उसने क्या किया? कुछ एरिया कवर किया, उसने क्या किया? इस वाले में कुछ एरिया कवर किया। फिर वही समय, अगर वही 1 सेकेंड में, फिर जब ये प्लेनेट आया सी पॉइंट पर और फिर ये प्लेनेट क्या किया? स्वीप कर गया डी पॉइंट पर, तो उतना ही समय में यहाँ भी वो स्वीप कर गया सी से डी। तो यह उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? उन्होंने एक लॉ दिया, क्या ऑब्जर्व किया कि जितना समय में यहाँ से यहाँ उन्होंने गया, वो प्लेनेट गया और उसने जितना एरिया कवर किया, यहाँ का एरिया A1 और यहाँ का एरिया हो गया A2, ये दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर एक ही समय में दोनों जगह वो दोनों दूरी तय किया तब, ठीक है। तो स्वीप्स एट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसलिए dA/dt इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब इसमें थर्ड लॉ क्या दिया कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशंस ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, अभी हम एक चीज यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, सेमी मेजर एक्सिस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सन हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये आपका शेप हो गया अंडाकार शेप, ठीक है। तो इसका एक दोनों के बीच का एक सेंटर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इस सेंटर पॉइंट से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से जो ये दूरी होगा, इसी दूरी को कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस। तो कहता क्या है थर्ड लॉ में? क्या उन्होंने ऑब्जर्व करके थर्ड लॉ दिया कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड इसका, जो कोई भी प्लेनेट घूम रहा है यहाँ पे, टाइम पीरियड उसका जो टाइम पीरियड होगा वो revolves around a planet, sun is directly proportional to the cube of the semi major axis। इस सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो t1 का स्क्वायर बाय t2, मतलब कि अगर किसी प्लैनेट्स जो दूर में है उसको ज्यादा समय लगेगा ये पूरे रिवॉल्यूशन करने में,
और जो नजदीक में रहेगा, जो प्लेनेट की डिस्टेंस अगर नजदीक में है तो उसको बहुत कम समय लगेगा इस सन का रिवॉल्यूशन एक चक्कर लगाने में। तो इसी पर ये आधारित था आपका थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी मान लीजिए अगर कोई भी दो प्लेनेट का बात करेंगे, दो प्लेनेट का टाइम पीरियड हमको अगर निकालना है तो एक प्लेनेट का उसका सेमी मेजर एक्सिस अगर दे देगा, दूसरा प्लेनेट का टाइम पीरियड नहीं दिया और उसका मेजर एक्सिस दे दिया, तो हम लोग इस इक्वेशन को पुट करके उसकी टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए पहला लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है, और तीसरा लॉ होता है लॉ ऑफ पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो मैंने तीनों लॉ को बता दिया। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।